जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्लास 10th के सिलेबस में भी है और क्लास 12th फिजिक्स के भी सिलेबस में है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना किसी देरी के करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को सीखना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 3 नियम को पढ़ना होगा। इन 3 नियमों को हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसको बाकायदा अच्छे से पढ़ सकते हैं। वही 3 नियम अगर आपको आ गया तो कोई भी प्रतिबिंब किसी भी कंडीशन में हो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि वो जो तीनों नियम है उसको हम यहाँ पर शॉर्ट वे में बता देते हैं आपको। तीनों नियम क्या है, यहाँ पर एक पहला नियम जो है वो है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अर्थात कोई एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल जाएगी। ये हमारा है पहला नियम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का। इसमें हमने क्या बताया कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होती हुई आगे जाएगी। ये हमारा है पहला नियम, हमने इसको यहां पर जान लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम पर। दूसरा नियम जो है वो है, दूसरा नियम हमारा कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस बिंदु से जाती है, ये जो यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस बिंदु से होती हुई जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम हमारा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष हमारा फोकस बिंदु से होती हुई जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया दूसरा नियम। तो इस चीज को भी यहां से हम मिटा देते हैं और उसके बाद में तीसरे नियम पर बात करते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम हमारा कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से यदि कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद, इस दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापिस हो जाएगी, उसी मार्ग से वापिस हो जाएगी जिस मार्ग से वो आई थी। तो ये हमारे हैं तीनों नियम, जिसको हमने यहाँ पर शॉर्ट वे में बता दिया। अगर आपको अच्छे से इसको समझना है तो 14 मिनट की वीडियो है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर वहां से इसको देख सकते हैं। तो हमने तीनों नियम को जान लिया। अब यहाँ पर हम कैसे प्रतिबिंब को बनाएंगे इसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये जो अवतल दर्पण है इसके लिए 6 कंडीशन होंगे, 2-2 कंडीशन कर 3 स्टेप में इसको हम खत्म करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर हो, अर्थात मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो कुछ यहां पर स्थित है, अनंत पर। अब अनंत का लॉजिक क्या है, अनंत मतलब कि कोई एक दर्पण अर्थात आईना कहीं रखा है अनंत पर और प्रतिबिंब मतलब कोई वस्तु जो है वो बहुत दूरी पर रखी हुई है, यानी कि कोई एक शीशा यहाँ पर रखा हुआ है और जो वस्तु है वो बहुत ज्यादा दूरी पर यानी कि अनंत पर स्थित है। तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यदि कोई शीशा या दर्पण यहाँ पर रखा है और कोई वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर रखा है, तो दूरी पर होने के कारण वो जो वस्तु होगा वो बड़ा होगा, तभी हम उसका प्रतिबिंब निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब दूरी ज्यादा होगी तो वस्तु जब छोटा सा इतना सा कोई वस्तु हो और हमारा दर्पण बहुत अनंत दूरी पर रखा हो तो इतने से वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो यानी कि जो अनंत पर वस्तु होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा एक वस्तु है जो कि है OO डैश, इसको OO डैश इसलिए नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट इसको कहा जाता है, यानी कि ये वस्तु है जो कि रखा है। अब ये वस्तु कहां पर रखा है, अनंत पर रखा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो अभी हमने 3 नियम बताए उसी 3 नियम में से 2 नियम आपको लगाने हैं और आपका प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा। अब ये चीज आपको डिसाइड करना होगा कि उस 3 नियम में
कौन सा दो नियम लगेगा? तो ध्यान दीजिए, ये जो वस्तु है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई प्रकाश की किरण समांतर जाएगी तो ये दर्पण के ऊपर से भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि ये वस्तु अनंत पर स्थित है, और जब ये वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो ऐसे कंडीशन में जो वस्तु होगी उससे जो प्रकाश की किरण जाएगी वो इस दर्पण के ऊपर से भी निकल सकती है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। अर्थात हमारा जो पहला नियम था कि जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाती है, वो वाला नियम नहीं लग पाएगा। अर्थात यहाँ पर नियम लगेगा दूसरा और तीसरा। तो दूसरा नियम लगाते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण टकराती हुई जाती है और ये हमारा फोकस बिंदु से होती हुई इस दर्पण से टकराती है। ये हमारा दूसरा नियम है। अब हमने दूसरे नियम में क्या बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अर्थात ये कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के इस वाले अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया दूसरा नियम, हमने इसमें लगा दिया। अब तीसरा नियम बचा है, तीसरा नियम लगा देते हैं। अर्थात मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु से टकराती हुई एक प्रकाश की किरण आती है और ये हमारी वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है। तो जब ये वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी तो हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाती है जिस मार्ग से वो आई थी। इसको हमने तीसरे नियम में अभी बताया है। तो यहाँ पर ये जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में ये वापस हो गई। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें कट करेंगी वहां से लेकर हम मुख्य अक्ष तक एक लाइन खींच देंगे और यही जो हमारा होगा ये हमारा होगा आई डैश, अर्थात इमेज इस ऑब्जेक्ट का, अर्थात इस वस्तु का ये हमारा इमेज होगा, यानी कि प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर अगर इस प्रतिबिंब की स्थिति को बताना हो तो कैसे बताया जाएगा, इस चीज को यहाँ पर जानिए। इस प्रतिबिंब की स्थिति को बताने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई प्रतिबिंब इस दर्पण के इस साइड में, अर्थात जिस तरफ कलई नहीं किया गया, इसके पीछे पेंट लगाया गया है और इसके एक तरफ पेंट नहीं लगाया गया, जिस तरफ कलई नहीं किया गया है उस तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जिस तरफ कलई की गई अर्थात उस तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रतिबिंब किस तरफ बना है? कलई के इस तरफ, इसी तरफ बना है, यानी जिस तरफ कलई नहीं है। तो ये हमारा कैसा प्रतिबिंब हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। एक चीज क्लियर हुआ। दूसरी बात ध्यान दीजिए, ये जो वस्तु है, चूंकि वस्तु हमारा ऊपर रखा हुआ था, प्रतिबिंब नीचे बना है, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पर हमारा दो चीज क्लियर हुआ। पहला क्या क्लियर हुआ कि वास्तविक है और दूसरा उल्टा है। तीसरी बात क्लियर कीजिए कि जो वस्तु है ये, यानी कि जो ये वस्तु है, वस्तु से ये जो प्रतिबिंब बना है ये छोटा बना है, क्योंकि ये वस्तु बहुत ज्यादा बड़ा था, प्रतिबिंब हमारा छोटा सा बना। तो यहाँ पर ये हमारा तीन कंडीशन यानी तीन चीजें हमें मिली। प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वस्तु से छोटा बना है और उल्टा बना है। यहाँ पर तीन चीजें हमको मिल गई, यानी कि ये जो हमारा पहला कंडीशन था, यानी जब वस्तु अनंत पर हो तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमारा पहला कंडीशन खत्म। अब हम आते हैं अपने दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है? जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी कि कोई जो वस्तु है वो इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। तो अनंत के बीच में हो तो मान लेते हैं कि ये वस्तु कुछ यहाँ पर होगा। अब ये मान लेते हैं O और O डैश हमारा वस्तु है। अब इस वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब को हमें बनाना है, तो इसके प्रतिबिंब को बनाने के लिए उसी तीन नियम में से कोई दो नियम लगाएंगे और हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। कौन सा नियम लगेगा इस पर विशेष ध्यान दीजिए। पहले ध्यान दीजिए, पहला नियम लगेगा कि नहीं। पहला नियम हमारा क्या है कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाएगी। तो पहला नियम अब लग जाएगा, क्योंकि ये जो वस्तु था जब अनंत पर था, तो अनंत पर जब कोई वस्तु होगा तो वो बहुत ज्यादा लंबा होगा, यानी उसका जो हाइट होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर अब वस्तु ये जो है ये वक्रता केंद्र के करीब आ गया है
अर्थात अब ऐसे कंडीशन में ये जो वस्तु है, इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ले जाया जा सकता है, अर्थात पहला नियम लग सकता है। तो यहाँ पर हम पहला नियम लगाते हैं, मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ये जाती है एक, और हमें पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस वस्तु से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल जाएगी। अब दूसरा नियम क्या है हमारा, दूसरा नियम देखिए कि लगेगा कि नहीं। दूसरा नियम हमारा था कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाएगी, तो ध्यान दीजिए दूसरा नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पर हम जब दूसरा नियम लगाएंगे तो एक प्रकाश की किरण इस फोकस बिंदु से जाएगी तो दोनों काटेंगे कहाँ, इसी बिंदु पर। ये वाली जो पहली वाली प्रकाश की किरण थी वो भी इसी फोकस बिंदु पर आई, और जो हम यहाँ पर दूसरा नियम लगाएंगे तो यही यहाँ पर आकर काट देगा। तो ऐसे कंडीशन में जब एक ही बिंदु पर पूरे मुख्य अक्ष पर ही वो काट देगा तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर दूसरा नियम नहीं लगेगा। बाकी बचा कौन, तीसरा नियम। अर्थात तीसरा नियम क्या है कि मान लेते हैं कि इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण टकराकर चलती है और ये वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है, तो ये हमारी चली गई। अब जब कोई प्रकाश की किरण हमारी जाएगी इस वक्रता केंद्र से, तो हमें पता है कि वो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये उसी मार्ग से ये कुछ इस प्रकार से वापस हो गई। इतनी बात हो गई। अब हमने बताया कि जहां पर कट करेगी वहीं से ऊपर तक लाइन खींच दीजिए, अर्थात यहां से लेकर और मुख्य अक्ष तक यहाँ पर लाइन खींच दीजिए, और यही हमारा क्या होगा, आई डैश होगा। अर्थात इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो हमारा ये होगा, अर्थात इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब जो बना, इसकी स्थिति के बारे में बताना हो तो आपको क्या बताना होगा, ये जो वो हमारा प्रतिबिंब बना ये वास्तविक बना क्योंकि कलई के इस तरफ है, ठीक। दूसरी बात, इस वस्तु से छोटा बना, और तीसरी बात, ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये उल्टा बना क्योंकि वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे बना। तो तीनों कंडीशन हमने बता दिया। दो कंडीशन यहाँ पर ये हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद में हम मिटाकर दोनों कंडीशन को अगला ले। तो फाइनली से हम आ चुके अपने अगले पेज पर। चूंकि इसके पहले हमने दो कंडीशन को पढ़ चुका, अब दो कंडीशन को यहाँ पर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हमारा जो तो कंडीशन होगा वो क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, और अगला कंडीशन होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच में हो। अब ध्यान दीजिए, अब की बार जो वस्तु है वो कहां पर है, यहाँ पर ये लिखा था, क्या है हमारा, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये फोकस बिंदु। अब की बार जो हमारा वस्तु होगा वो कहां पर होगा, वक्रता केंद्र पर, अर्थात यहां पर एक वस्तु होगा ये कुछ इस प्रकार से, यानी कि जो ओ डैश हमारा है वो कहां पर रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा है। तो एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिए कि जब जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर रखा गया तो अब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से हम ला नहीं सकते क्योंकि वस्तु उसी के ऊपर रख दिया गया। तो यानी कि जो हमारा तीनों नियम में जो तीसरा नियम था उसका काम समाप्त हो गया, और हमें पता है दो ही नियम लगाना है और हमारा प्रतिबिंब बन जाना है। तो जो अंतिम वाला नियम है वो समाप्त हो गया, बचा क्या, पहला और दूसरा नियम, वही दोनों नियम लगाएंगे और हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से कब ले जाते हैं, जब वस्तु इस तरफ था, लेकिन अब वस्तु उसी के ऊपर रख गया तो वक्रता केंद्र वाला काम खत्म। अर्थात तीसरा जो नियम था वो अब हमको नहीं लगाना है, पहला और दूसरा लगाना है। तो अब पहला दूसरा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला नियम लगा देते हैं। मान लेते हैं कोई एक प्रकाश की किरण इस वस्तु से टकराया, टकराने के बाद में यहाँ पर दर्पण पर गया, ये कुछ इस प्रकार से। हमें पता है जब मुख्य अक्ष के समांतर गया तो ये दर्पण से टकराने के बाद इस फोकस बिंदु से होती हुई ये कुछ इस प्रकार से आगे निकल जाएगी। ये हमारा पहला नियम लग गया। दूसरा नियम यहाँ पर लगा देते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, अब हमारा एक प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी। तो ये हमारी फोकस बिंदु से होती हुई गई और ये दर्पण पर आकर टकरा गई। हमें पता है जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब चूंकि यहाँ पर ये लाइन जो है वो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो टेढ़ा होने के, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं जिससे प्रतिबिंब अच्छे स्थान पर पहुंच जाए। जब इसको ऐसे कुछ इस प्रकार से सीधा यहाँ पर बनाया जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने दोनों नियम लगाया, एक मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, फोकस बिंदु से होती हुई चली गई, दूसरी नियम लगाए हम इस फोकस बिंदु से एक प्रकाश की किरण को ले गए, दर्पण से टकराने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब ध्यान दीजिए, कटा कहां पर, यहां पर कटा। तो अब जब इसको लाइन खींचेंगे तो ये कहां पर जाएगा, ये इस वक्रता केंद्र पर ही जाएगा, अर्थात इमेज जो बनेगा ये उसी वक्रता केंद्र पर बनेगा। यहां पर क्या देखने को मिला कि जो वस्तु था उसी वस्तु के नीचे ही, यानी वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर था, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब ठीक उसके नीचे उल्टा बनेगा और उसी के बराबर साइज का बनेगा। यहाँ पर देखिए, जो इसका साइज था वही यहाँ पर साइज है, ठीक, और वास्तविक बनेगा। तो तीन चीजें हमें यहाँ पर मिली, ये जो प्रतिबिंब बना ये वास्तविक बना, वस्तु के बराबर साइज में बना, और तीसरी बात जो है वो क्या है कि ये वस्तु से उल्टा बना। तो ये हमारा हो गया तीसरा कंडीशन खत्म। अब आते हैं अपने चौथे कंडीशन पर। चौथा कंडीशन क्या कहता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच में हो। तो अब की बार जो वस्तु है वो कहाँ है, वक्रता केंद्र ये है, फोकस बिंदु ये है, तो जो हमारा वस्तु रखा है वो कहाँ पर है, इसी के बीच में। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा है, ये हमारा क्या है, ओ डैश है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि जो वस्तु है वो इस वक्रता केंद्र को पार कर चुका है, अब इस वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जब हम ले जाएंगे तो इस वस्तु से टकराएगा ही नहीं। तो जो हमारा तीसरा नियम है उसका कहानी समाप्त हो चुका। अब तीसरे नियम को हमें लगाना ही नहीं है, अब हमें केवल पहला और दूसरा नियम लगाना है और तुरंत आंसर ले लेना है, ठीक है। तो पहला नियम यहाँ पर हम लगाते हैं, क्यों नहीं लगेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब वस्तु इस तरफ था तो वस्तु से होती हुई प्रकाश की किरण जाती थी वक्रता केंद्र से। अब जब वस्तु इसको पार कर गई तो अब इसको पढ़ना ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रकाश की किरण जाएगी, तो इस वक्रता केंद्र का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो तीसरा नियम लगेगा ही नहीं। तो अब हम लगाते हैं पहला नियम। पहला नियम लगाएंगे तो क्या होगा, पहला नियम लगाएंगे कि क्या है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जाएगी, तो मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर गई, ठीक। और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर गई तो दर्पण से टकराने के बाद में ये फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी, ये हमारा लग गया पहला नियम, ठीक। दूसरा नियम लगाएंगे, एक प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाएगी, यानी कि ये प्रकाश की किरण इस फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी वस्तु से टकराकर, ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ दर्पण पर टकराएगी। तो अब दर्पण पर टकराएगी तो हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो प्रतिबिंब कहां पर बना, प्रतिबिंब जो बना वो प्रतिबिंब कुछ यहां पर बना, ये हमारा हो गया आई डैश, ठीक। तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब। अब यहां पर भी अगर स्थिति देखें तो प्रतिबिंब की अब की बार लंबाई थोड़ी ज्यादा हो गई है, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये क्या था और यहाँ पर कुछ लंबाई इसकी ज्यादा हो गई। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो वस्तु से प्रतिबिंब की लंबाई है वो अब की बार ज्यादा हो गई। दूसरी बात क्या है, ये जो हमारा प्रतिबिंब बना ये वास्तविक बना क्योंकि कलई के इस पार है। तीसरी बात क्या है, वस्तु से उल्टा साइज में बना, यानी ऊपर हमारा वस्तु था बना नीचे, तो उल्टा हमारा प्रतिबिंब बना। तो ये हमारे दो कंडीशन हो गए। इस चीज का भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अगले पेज पर हम मिलते हैं। तो फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर, और ये हमारा होगा लास्ट कंडीशन, क्योंकि इसके पहले हम 4 कंडीशन पढ़ चुके। अब ये जो हमारा कंडीशन है इसमें है जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, और दूसरा कंडीशन होगा जब वस्तु फोकस बिंदु तथा ध्रुव P के बीच में हो, ठीक है। तो पहले कंडीशन पर बात करते हैं जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो। तो यहाँ पर फोकस बिंदु जो है वो यहाँ पर हमारा है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर मान लेते हैं ओ डैश, ये कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा। देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर वाला नियम लग सकता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर वाला नियम हम लगा सकते हैं। तो इसको हम लगाते हैं, मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर और इस वस्तु से होती हुई और दर्पण से टकराने के बाद में किससे वापस लौटेगी, इस फोकस बिंदु से होती हुई ये वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से वापस लौट आई, अर्थात हमने यहाँ पर पहला नियम लगा दिया। अब एक नियम यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा नियम क्या है, इस फोकस बिंदु से होती हुई जाने वाली। तो ध्यान दीजिए वस्तु हमारा ऊपर ही स्थित है और प्रकाश की किरण इस फोकस बिंदु से जा रही है, तो इस प्रकाश का क्या मतलब, प्रकाश का मतलब तब निकलेगा जब उस वस्तु से टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाए। तो दूसरा नियम यहाँ पर नहीं लग पाएगा।
तो हम तीसरा नियम लगाएंगे, लेकिन तीसरा नियम अब कैसे लगेगा? तीसरा नियम कुछ इस प्रकार से लगेगा, यहां से एक प्रकाश की किरण जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से वक्रता केंद्र से होती हुई, और जब ये वक्रता केंद्र से होती हुई ये जाएगी प्रकाश की किरण, ये कुछ इस प्रकार से। तो जब ये इस प्रकार से गई तो हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह टकराने के बाद दर्पण से किस तरफ आएगी? इसी तरफ ये वापस लौट आएगी, उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं आपस में कट नहीं कर रही है, ये वस्तु से ऊपर टकराए, ये वस्तु से ऊपर टकराए, यहां से मतलब है नहीं, ये दोनों प्रकाश की किरणें कट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ये प्रकाश की किरणें कुछ कैसी हैं, ये कुछ इस प्रकार से है और ये कुछ इस प्रकार से है, ये वाली प्रकाश की किरण और ये वाली प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से। तो ये जब आगे जाएंगी, जब इनको आगे बढ़ाया जाएगा ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक। ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं जब इनको आगे बढ़ाया जाएगा, तो जब ये आगे बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं ये जाकर एक दूसरे को कट करेंगी, और जहां पर कट करेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर वस्तु की स्थिति बतानी है तो क्या बताएंगे? यहां पर आप बताएंगे, और ध्यान दीजिए ये वस्तु यहाँ पर इतना छोटा है लेकिन ये पता नहीं कहाँ कटे, तो मुख्य अक्ष की दूरी बढ़ रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो वस्तु प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक, वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर कट करेंगे तो इसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी, वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक का मतलब इसके इसी तरफ बनेगा, और उल्टा बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा। तो ये हमारा हो गया, ये जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तब का कंडीशन। अब यहाँ पर हम अपने अंतिम कंडीशन पर आते हैं। अंतिम कंडीशन क्या है इसको यहाँ पर हम जानते हैं। अंतिम कंडीशन में जब वस्तु फोकस बिंदु तथा ध्रुव P के बीच में हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर फोकस बिंदु है और यहाँ ध्रुव P है, इसके बीच में मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये है ओ डैश हमारा रखा हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में कौन सा नियम लगेगा? पहला नियम तो लग जाएगा। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो इसके सर से यानी इस वस्तु से टकराएगा, ठीक, टकराने के बाद में ये फोकस बिंदु से वापस लौट जाएगा, ये पहला नियम तो लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है फोकस बिंदु से, तो फोकस बिंदु से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो इस वस्तु से टकराएगी ही नहीं, तो दूसरा नियम नहीं लग पाएगा। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से हमारी प्रकाश की किरण है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये जाएगी, और जब ये इस प्रकार से जाएगी तो हमें पता है जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद में उसी मार्ग से वापस लौट आती है, अर्थात ये इसी मार्ग में वापस लौट आएगी। लेकिन अब की बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला जुगाड़ यहाँ पर नहीं लगेगा, यानी कि ये दोनों जो यहाँ पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये अब की बार ये एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है। अब आगे जितने बढ़ती जाएंगे ये फैलती जाएंगी, दूरी बढ़ती जाएगी, तो ये कभी एक दूसरे को इस तरफ काटेंगी ही नहीं। तो जब ये काटेंगे ही नहीं तो इधर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। अब करें क्या? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं इनको अगर हम इसको डॉट डॉट लाइन द्वारा इसे बढ़ाएं, ये कुछ इस प्रकार से पीछे की ओर, और इस वाले प्रकाश की किरणों को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डॉट डॉट लाइन द्वारा बढ़ाएं, तो हुआ क्या कि ये प्रकाश की किरणें पीछे की ओर यहाँ पर कहीं कट कर रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बना, प्रतिबिंब अर्थात आई डैश जो है वो यहाँ पर बना। यहाँ पर इसलिए नहीं बना क्योंकि ये दोनों कभी कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक इधर ये एक इधर भाग रहा है, तो ये कभी नहीं कट करेंगी। लेकिन ऊपर जब डॉट लाइन द्वारा पीछे बढ़ाया जाएगा तो पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा आई डैश। तो अब ध्यान दीजिए, अभी हमने पहले आपको बता दिया था आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। क्यों? क्योंकि इसकी केवल कल्पना की गई है, ये वास्तव में प्रतिबिंब यहाँ पर बनी नहीं है, केवल और केवल इसकी कल्पना हुई है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो वस्तु होगा ये काल्पनिक, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा, यानी कि जो हमारी ये प्रतिबिंब होगी ये आभासी होगी, आभासी काल्पनिक वही एक चीज, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रतिबिंब होगी ये काल्पनिक होगी या आभासी होगी, ठीक है। उसके बाद में इस वस्तु से बड़ी होगी, देखो ये वस्तु हमारा है और इससे बड़ा होगा यह प्रतिबिंब, ठीक। और उसके बाद में वस्तु मतलब ये सीधा बनेगा, वस्तु जिस डायरेक्शन में वस्तु है उसी डायरेक्शन में हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है, यानी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा।
तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।